नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा के जौहर बाग में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग ठुकराते हुए दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि हर मामले में सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं। यह राज्य सरकार का अधिकार है कि वो इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करती है या नहीं। क्या राज्य सरकार सीबीआई जांच की मांग करेगी या फिर नहीं? आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पुलिस 2 जून को मथुरा के जौहर बाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। पुलिस बल पर अवैध कब्जाधारियों ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक और एक थाना प्रभारी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। आज सवाल इसी पर होगा, जवाब इसी पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इतना बवाल हो गया, ये बवाल कैसे हो गया, क्या इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है या फिर कोई और? इसी पर होगा सीधा सवाल आज। जहां मथुरा के जौहर बाग की सैकड़ों एकड़ की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे रामवृक्ष यादव और उसके हजारों समर्थकों और पुलिस के बीच हुई हिंसक भिड़ंत में कई लोग मारे गए, जिनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। जौहर बाग की घटना का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव इस घटना में मारा गया, जिसकी पुष्टि यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने कर दी है। रामवृक्ष यादव जिस जय गुरुदेव का अनुयायी था, उसकी संपत्ति के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, देखिए और समझिए। मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले जय गुरुदेव ने आस्था के नाम पर अकूत दौलत इकट्ठा कर ली थी। 2012 में जय गुरुदेव की मौत के बाद उसकी अकूत संपत्ति के मालिकाना हक के लिए जय गुरुदेव के ड्राइवर पंकज यादव, उमाकांत तिवारी और अभी जय गुरुदेव के अनुयायी रहे रामवृक्ष के बीच विवाद छिड़ गया। इस लड़ाई में जीत अंत में पंकज यादव की हुई, जिसके बाद रामवृक्ष ने मथुरा के जौहर बाग में डेरा डाल लिया और धीरे धीरे अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाते हुए 2 साल तक करीब 5,000 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया। आइए जाने रामवृक्ष यादव के गुरु जय गुरुदेव की चौंकाने वाली कहानी। बाबा या बेईमान, क्या था जय गुरुदेव? उत्तर प्रदेश में जय गुरुदेव को एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त। एक अनुमान के मुताबिक जय गुरुदेव के करीब 2 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। जय गुरुदेव को मानने वाले खुद को जय गुरुदेव पंथ का बताते हैं। कई लोग तो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। रामवृक्ष यादव भी जय गुरुदेव के करोड़ों अनुयायियों में से एक था। खुद को आध्यात्मिक गुरु कहने वाले जय गुरुदेव की खुद की कहानी हैरान करने वाली है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जय गुरुदेव खुद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अवतार कहता था। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 1975 में कानपुर में इस बात की चर्चा जोरों पर थी। अपने जन्मदिन 13 जनवरी के दिन वहां नेताजी आने वाले हैं। इसके लिए कई दिन पहले से ही वहां पर्चे बांटे जा रहे थे। 23 जनवरी को नेताजी को देखने के लिए पहले से बताई जगह पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कई घंटों बाद मंच पर सफेद दाढ़ी में एक व्यक्ति पहुंचा, जिसे देखकर भीड़ में कुछ लोग नेताजी जिंदाबाद चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही इस आदमी ने भाषण देना शुरू किया, लोगों ने उस पर जूते और पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। लोगों ने खुद को नेताजी का अवतार बताने वाले इस व्यक्ति को इतना पीटा कि अगर उस दिन पुलिस बीच में ना आती तो लोग उसे जान से मार डालते। लेकिन यह शख्स वहीं नहीं रुका और उसने आगे चलकर दूरदर्शी पार्टी का गठन किया और 1989 के लोकसभा चुनाव में 12 राज्यों की 298 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन उसका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। उसकी पार्टी दूरदर्शी भले ही थी, मगर अपना राजनीतिक आधार नहीं बना सकी। लेकिन आध्यात्म और सामाजिक बदलाव के नाम पर लोगों की आस्था से खेलते हुए जय गुरुदेव ने जमकर पैसा बनाया। 18 मई 2012 को जब उसकी मौत हुई तो उसके नाम 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उसके पास 100 करोड़ रुपए नगद और 150 करोड़ की 250 लग्जरी गाड़ियां थी। हालांकि गुरुदेव का कहना था कि यह संपत्ति उसके भक्तों द्वारा उसे दान में दी गई थी, लेकिन इसका असली स्रोत क्या है, ये जांच का विषय है। इसलिए वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने
जय गुरुदेव के खिलाफ मथुरा की अलग अलग अदालतों में जय गुरुदेव के आश्रम पर सैकड़ों एकड़ औद्योगिक जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जय गुरुदेव के शिष्यों के खिलाफ ऐतिहासिक महत्व की चीजों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा। तो ये रिश्ता तो था जय गुरुदेव और रामवृक्ष यादव के बीच, लेकिन रामवृक्ष यादव और सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के बीच क्या रिश्ता था, किस तरीके से मथुरा में इतना बड़ा बवाल हो गया। प्रशासनिक चूक और खुफिया विभाग देखता रह गया, वहां पर असला गया, बारूद गया, माइनिंग बिछा दी गई, लेकिन किसी को कानू कान खबर नहीं हुई। इसी पर सवाल लगातार हम लोग कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा। ठोस जवाब चाहिए कि आखिर चूक हुई तो हुई है और हुई तो कैसे हुई है। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। उनसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। विनीत शारदा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मुकुल जैन साहब समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, अनिरुद्ध त्यागी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जैन साहब आपसे करूंगा। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में, आपकी पार्टी की सरकार और मथुरा शांत नगरी, बवाल हो गया वहां पर, किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? देखिए, जहां तक जिम्मेदारी का बात है, ये एक दुर्घटना है और किसी भी स्तर पर दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। इसमें जो विपक्षी दलों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी थी, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल थी, मैं भी मानता हूं जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी को इस रूप में जो है ना सामने आएगा, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। वहां पे पूर्व में भी 2 साल में जो है ना प्रधानमंत्री जी की भी यात्रा हुई है और खुफिया एजेंसी जो है हमारे केंद्र सरकार की भी कार्यरत हैं जी। जिस स्तर पे ये कार्य हुआ और जिस स्तर पे ये हमला हुआ पुलिस पे, देखिए अगर प्रदेश सरकार को इस बात का जरा सा भी अंदेशा होता तो प्रदेश सरकार उसकी कोई ना कोई समुचित व्यवस्था करती। और वहां पे पुलिस के आप देखिए, हमारे 2 अधिकारी जो है ना इस आंदोलन इस झगड़े की जो है ना भेंट चढ़ गए, तो हम तो बहुत इतने व्यथित हैं कि इसका कोई हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। साहब, जब प्रदेश सरकार को जानकारी नहीं होती है, उसके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले लोग पनप रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, वहां पर रह रहे होते हैं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से, यानी कि 2.5 साल लगभग वहां पर रह रहे थे लोग, और प्रदेश सरकार को जानकारी नहीं। मैंने आपसे बताया ना कि इससे पूर्व भी जो है ना वहां पे 2 बार प्रधानमंत्री जी की यात्राएं हुई और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो प्रदेश की जांच एजेंसियों से बहुत आगे हैं और वे भी विफल रही हैं। प्रदेश सरकार के पास जांच एजेंसियां नहीं है, LIU की टीम मजबूत नहीं है? ऐसे के जांच एजेंसियां हैं, बिल्कुल हैं, पूरी तरीके से मजबूत हैं, लेकिन वहां पर आप एक समझिए कि जैसे एक बंगाली बस्ती के रूप में जो है ना उस जवाहर बाग पे कब्जा हुआ था, छोटी छोटी झोंपड़ियां डालकर उस तरीके। ये आप भी जानते थे कि वहां पर आप लोगों ने जगह दी थी, सरकार ने जगह दी थी? नहीं, हमने उन्हें केवल 1 दिन के धरने के लिए जगह दी थी, उन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था जी। हमने उन्हें कोई जगह अलॉट नहीं किया। सरकार को मालूम था कि कब्जा किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है, सरकार को मालूम था। सरकार हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? अब देखिए मेरी बात समझिए, इस विषय में अब उससे पूर्व भी वहां के डीएम एसएसपी ने और 3 बार जो है ना वहां पे जो है ना प्रदेश सरकार से जो है मदद की वहां पे लिखा, और ये एक ऐसा नहीं है कि कोई 1 दिन के अंदर हो गया और इतना बड़ा विषय भी नहीं था, लेकिन वहां पर वो लोग हथियार से लैस थे इस चीज के लिए जो है ना कहीं पे जांच एजेंसी की थोड़ी क्यों लैस थे? जैन साहब, आऊंगा आपके पास। विनीत शारदा जी, आप बीजेपी से आते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, सुरक्षा एजेंसियों की जब बात आती है तो LIU प्रदेश में काम करती है, IB रॉ अलग अलग तरीके से सेंटर की तरीके से काम करते हैं। क्या जो मथुरा में हुआ वो कैसे हुआ? सुरक्षा एजेंसियां, हम लोग कहते हैं कि बाहर से आतंकवादी आते हैं, उन्हें रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से सीज फायर नहीं हुआ, पाकिस्तान से आतंकी भारत में नहीं घुसे, हमने एक मजबूत जो सुरक्षा घेरा है वो बना रखा है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है हमारे देश में ही आतंकी पल रहे हैं। इन आतंकियों से कैसे लड़ेंगे हम? पंकज जी, पहले तो मैं अपने मित्र समाजवादी पार्टी के उनकी बातों पर मुझे बड़ी अचंभित हो रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सुन रही है। 4.5 साल हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को 1104 बार पुलिस पे हमला हुआ जी। प्रतापगढ़ के CO हक की हत्या कर दी जाती है जी। नोएडा में दरोगा अख्तर की हत्या कर दी जाती है जी। प्रतापगढ़ के इंस्पेक्टर अनिल की हत्या कर दी जाती है जी। इलाहाबाद में SO द्विवेदी की हत्या कर दी जाती है जी। बरेली में दरोगा मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, गाजियाबाद में सिपाही सुरेश यादव की हत्या कर दी जाती है, बिजनौर के DSP तंजील अहमद की हत्या कर, बिजनौर में तंजील अहमद जी की हत्या कर दी जाती है, बनारस में मेरठ के रहने वाले बनारस के जेलर अनिल त्यागी की हत्या कर दी जाती है जी। चित्रकूट में दिल्ली के दरोगा वहां गए, उनकी हत्या कर दी जाती है। बागपत में SOG के सिपाही सतीश की हत्या कर दी जाती है। आगरा में सिपाही सतीश की हत्या कर दी जाती है।
फिरोजाबाद में लंबी लिस्ट होगी, बहुत बता रहा हूं हाँ, मैं, ये बहुत लंबी 1104 लिस्ट बार है। हुई। उसके बाद समाजवादी पार्टी की शासन में जिस प्रकार से मथुरा, जो मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, उत्तर प्रदेश में भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, देवी देवताओं का प्रदेश, और वो जन्मदिनी वही आज लहूलुहान हो गई। उस लहूलुहान में समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन नहीं करते, और वो जिस प्रकार से सीना जोड़ी करते, अपने चाचाओं को सुधारे। भाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह मुख्यमंत्री। अरे एक मुख्यमंत्री हो तो उत्तर प्रदेश चले, यहां तो लगातार मुख्यमंत्री की लाइन लग रही है। और मैं फिरोजाबाद चुनाव में गया था श्रीमान 2014 में जी, यही रामवंश यादव, अक्षय यादव के चुनाव में चुनाव लड़ाते हुए मैं पाया गया जी, और यही आपका पंकज यादव को शिवपाल यादव जी का संरक्षक प्राप्त है। और 99 साल की लीज पर क्यों जमीन दी गई भाई? देने जा रही थी, क्यों देने जा रही थी 99 लीज पे? इसका समाजवादी पार्टी जवाब दे। और मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जब इन पे इनकी खुफिया नहीं है, इन पे पुलिस नहीं है, 1104 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस पिट गई, हत्याएं हो रही हैं, तो मैं नहीं समझता समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार है। अखिलेश यादव को चाहिए कि वो अपना इस्तीफा सौंप दे। 22 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ आपके पास भी आऊंगा। इस देश का जिम्मा सिर्फ एक समाजवादी पार्टी का नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार भी है, थोड़ी सी सरकार है, परंतु उत्तर हमारा राज्य की सब पुलिस पे कोई हमारा कोई देखिए 20 कब्जा राज्यों नहीं में है। 20 और ये राज्यों हुआ में क्या? 20 राज्यों में इनकी सरकार नहीं अरे है। बाद में बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। दादरी में क्या हुआ? दादरी में क्या हुआ? वहां पे एक अखलाक के यहाँ मीट पाया जाता है, और जब गाय का मीट पाया जाता है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया फिर अखिलेश यादव मजाक बनाते हैं, 50 लाख रुपए उसको देते हैं, फ्लैट देते हैं, और जब वो गाय का मीट पाया जाता है तो उसके बावजूद भी सीना जोड़ी करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र पूरी तरह से ढकोसला है, ये जनता के साथ धोखा कर रही है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में सुरक्षा को लेकर, इसके इस डीएनए देश में का सुरक्षा को लेकर शारदा जी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना इन राजनेताओं का राजधर्म होना चाहिए, जिनको चुनकर जनता भेजती है विधानसभा और संसद में। आऊंगा आपके पास भी कई सवालात हैं। अनिरुद्ध त्यागी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चर्चा में उनको भी शामिल करना है। त्यागी जी, कांग्रेस से आप आते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं मथुरा में जो बवाल हुआ, प्रशासनिक चूक वहां पर हुई, बड़ी बड़ी लापरवाहियां वहां पर हुई, किस तरीके से देखते हैं? भारी लापरवाही दिखाई दे रही है प्रशासन और शासन के स्तर पर। जी, 2 साल से ऊपर वहां पे कब्जा जमाए बैठे हुए लोग, तमाम वहां पे सुविधाएं, वहां पे झोंपड़ी से लेके जिम से लेके हॉस्पिटल, बैंक, जो अखबार की रिपोर्टिंग बोल रही है जी, किस तरीके से उनके खाने पीने के रसद सामग्री जाती थी मॉर्निंग में, रात को, कहां एलआईयू था, कहां लोकल प्रशासन था, कहां शासन था। एबीपी न्यूज की आज की दिन की खबर में वकील ने एक सीधा सपाट आरोप शिवपाल यादव जी पे लगाया है कि वो रामवृक्ष यादव को पैसे भी मुहैया कराते थे। अब जहां तक राजधर्म की बात है जी, अब विनीत जी ने कहा राजधर्म का पालन नहीं हो रहा हुआ। मैं कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों हरियाणा को देख लीजिएगा आप जो है जी, कि किस कदर वहां पे 1 हफ्ता 10 दिन तांडव हुआ है, वहां किसने राजधर्म का पालन किया जो है जी। 2002 का मैं पीछे जाऊंगा, बहस लंबी, फोकस मथुरा है लेकिन जिक्र उसका भी करना जरूरी है। 2002 में किस राजधर्म का पालन हुआ उसको भी छोड़ दिए, लेटेस्ट हरियाणा को ले लीजिएगा जो है कि इतनी तल्ख टिप्पणी, प्रकाश सिंह की रिपोर्ट कहती है कि इतना आतंकवादी भी मतलब नुकसान नहीं कर सकता है जितना वहां के बाशिंदों ने नुकसान किया, पुलिस और प्रशासन शासन की मौजूदगी में जी। इससे और निंदनीय कोई शब्द जो है शासन के लिए वो कोई हो नहीं सकता है। जहां तक मथुरा वाला मैटर है, बिल्कुल टोटल फेलियर रहा है शासन प्रशासन का, बिल्कुल अपने 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 कर्तव्य के प्रति। 2 साल से आदमी 2 दिन के लिए उसको जगह अलॉट की गई, मध्य प्रदेश से एक जत्था चला दिल्ली रैली के लिए मना होने के बाद, 2 दिन के लिए उन्हें जगह अलॉट की गई और 2 दिन के 2 साल से ऊपर
वहां पे जी हो गए जो है। और सीधे सपाट बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि उसमें बिल्कुल सपा के नेताओं का है मिली भगत, कुछ ना कुछ है जो है जी। इसमें कहीं कोई मतलब वो नहीं है जो है। कोई वो नहीं है। सवाल जरूर उठेंगे, रामवृक्ष यादव मारा गया या नहीं मारा गया, पहले सस्पेंस था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। अभी जो खबर मुझे मिल रही है, मेरा जो पैनल मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि उसके वकील हैं वो बता रहे हैं कि रामवृक्ष यादव मरा नहीं है। अब ये देखना होगा, क्योंकि खुफिया तंत्र वैसे ही पहले ही फेल बताया जा रहा है, पहले ही फेल लग रहा था। यहां पर इन्होंने पुष्टि जरूर कर दी। रामवृक्ष यादव वकील हैं उसके, शशिकांत गौतम, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है रामवृक्ष यादव मरा नहीं है। जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं। अब सवालों की बारी आती है, प्रशासनिक अमले की बारी आती है, आपकी सरकार की जिम्मेदारियों की बारी आती है। क्या वाकई में जनता ने आपको सुरक्षा करने के लिए भेजा है, आपको जिम्मेदारी दी है? आपके अंदर कानून है, आपके अंदर पुलिस है, आपके अंदर LIU है, आपके अंदर वो तमाम चीजें हैं, आपके सरकार के अंदर आती हैं, जो बताता है कि हर गली, हर चौराहे, हर सड़क पर क्या कुछ घट रहा है, मुख्यमंत्री को जानकारी होती है। अगर सियासत में कोई बात होती है तो मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देते हैं, लेकिन जो हर बाग में घट रहा था उसकी जानकारी आपने खुद कहा कि सरकार को कतई नहीं थी। क्यों? देखिए, मानवीय चूक कहीं भी हो सकती है। अगर कहीं पे किसी विशेष संप्रदाय के अगर 5000 आदमी, ये मानवीय चूक नहीं है, ये मानवीय चूक है, ये मानवीय चूक ये है। तंत्र की मैं आपको चूक जवाब है। दूंगा। आपके पास तंत्र है, तंत्र की चूक है। आप मेरी बात सुनिए। 5000 एक ही संप्रदाय के लोग जहां पर इकट्ठा हो गए, पहले तो होना नहीं चाहिए। पहले तो इकट्ठा होने नहीं चाहिए। होने दिया गया ना, आप होने दिया गया। आप एक बात समझिए कि आज मेरठ, आप कहीं पे भी चले जाइए, आज हमारी विपक्षी पार्टियों का काम क्या है कि एक गुट इकट्ठा हुआ, 100, 200, 500 आदमियों की भीड़ इकट्ठी करी और वहां पे हमला कर दिया। इन्होंने कहा, विनीत जी ने कहा कि 1140 बार पुलिस पे हमला हुआ। ट्रांसपोर्ट नगर थाने में ये पत्रकारों का जिक्र करना भूल गए। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट नगर थाने पे हमला हुआ, इनके भाजपा ही इन्वॉल्व थे। किसने किया हमला? ये आप एक बार बताइए कि पूरे हरियाणा के अंदर बाबा राम कृपाल के आश्रम पे हमला हुआ, उन्होंने जो पुलिस पर हमला किया, उसमें क्या केंद्र सरकार, इनकी क्षेत्रीय सरकार, अगर ये मानते हैं कि प्रदेश सरकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो हरियाणा में जो हमला हुआ किसकी जिम्मेदारी है? पठानकोट में किसकी सरकार थी? बाहर से आके इनके आप मेरी बात सुनिए, आपने आपके डीआईजी आतंकियों को जो है ना बॉर्डर पार से ले जाए, आपने क्या किया? मारा जा रहा है। आप बताइए आपने क्या किया? देखिए, ये रिपोर्ट मेरे पास गोधरा कांड की है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस गोधरा कांड की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर है कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार किया स्टेशन पे। ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कहती है, ये सुन नहीं सकते, इनके पास सुनने की सहमति नहीं है। ये राजनीति के लायक लोग नहीं है। इनके पास सुनने की शक्ति नहीं है। ये प्रदेश को आग में, सांप्रदायिक आग में धकेलना चाहते हैं। इनका एक ही कार्य है, ये जितने भी आदमी करते थे ये सब भाजपाई थे टोटल, और ये सब नेत्री और भाजपाइयों के थे। 2-2 दिन के चूहे वाली बात हो रही है, मैं क्या जवाब दूं मैं? और ये क्या बात है? समाजवादी पार्टी के डीएनए में खोट है। आज डीएनए को जांचने का अधिकार केवल इनके पास है। पहले बिहारियों का डीएनए चेक किया इन्होंने, अब समाजवादियों का डीएनए चेक करेंगे। सवालों से बच नहीं सकते आप लोग ना, सवालों से बच नहीं सकते। जैन साहब, आप किसी का डीएनए बताइए या कुछ और बताइए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे चंद सवाल है शारदा जी, केंद्र सरकार से भी वो चंद सवाल है, राज्य सरकार से भी वो चंद सवाल है। इस देश की सुरक्षा में सेध क्यों लग रही है? यहाँ जो लोग महफूज क्यों नहीं है? अगर मैं इस बारे में बताऊं कि हमारा मुखिया ही डिफेक्टेड है। उसकी सोच केवल एक जातिगत राजनीति करने की है। वो इस देश में आग लगाना चाहता है। हमारा मुखिया नहीं, इस देश का मुखिया डिफेक्टेड है। हमारा मुखिया डिफेक्टेड नहीं है, इस देश का मुखिया डिफेक्टेड है। उसकी डिफेक्टेड है। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया इन्होंने। मैं इनको तारीफ देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। सही जगह ले जा रहे हैं, सही जगह ले जा रहे हैं, सही जगह ले जा रहे हैं। 4.5 साल में सही जगह ले जा रहे हैं। 6 मार्च 2012 के बाद जी 8785 उद्योग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। 2800 पूरे देश की लिस्ट लेकर आइए, मैं आपको पूरे देश की लिस्ट दूंगा। आप पूरे देश की लिस्ट लेकर 3,74,800 उद्योग बंद हुए हैं। 3,74,800। आप इस बारे में बात करने की स्थिति में नहीं है। आप क्या बात कह रहे हैं? आप इस बारे में बात करने की स्थिति में नहीं है। मथुरा में सुरक्षा की बात कीजिए। 3,74,800 उद्योग बंद हुए हैं। कुछ है नहीं पता, बातें करते हैं। शारदा जी बातें करनी ठीक है। शारदा जी, बात सुरक्षा को लेकर हो रही है, आप आंकड़े बता सकते हैं? बता रहा हूं पंकज जी, 8,785 उद्योग उत्तर प्रदेश में पलायन करे।
2872 जी। अपहरण होते हैं, 12,985 लूट डकैती चोरी की घटनाएं, 7,236 बलात्कार की घटनाएं, 9,780 ये डाटा पूरे देश का लेगा, ये दिल्ली का लेगा, ये अच्छी बात है। 5,872 हत्याएं, अब 22,454 महिलाओं का अफसोस होता है शारदा जी। ये मेरी नहीं है। अफसोस होता है, अफसोस होता है। 1800 थानों में जो FIR दर्ज है वो है। अब मैं बहस क्यों, अगर मुझसे बहस करनी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझसे इस आंकड़ों में बहस कर सकते हैं। मैं उनको कई बार इस बात की चुनौती दे चुका हूं। नंबर एक बार 1800 थानों में अगर सारे FIR दर्ज हो जाए तो इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा इससे अपराध निकलेंगे। इससे डिनाई ये नहीं कर सकते। इनके मुखिया मुलायम सिंह यादव कई बार अपने बेटे 8 दिन में हरियाणा में 74 महिलाओं का बलात्कार कर दिया इन्होंने। चेता चुके हैं। 8 दिन में 74 महिलाओं का बलात्कार हरियाणा में करवा दिया इन्होंने। उसके ऊपर एक शब्द नहीं आया इनका। बातें करते हैं और हरियाणा पर पहुंच जाते हैं। इनका DIG बॉर्डर पार करके आतंकवादियों को लिया, उसके बारे में ये बोल नहीं सकते। उसके बारे में साइलेंट है। NIA की फेल हो गई, उसके बारे में पार्टी बनकर रहो जी। बात करते हो। सवाल मथुरा को लेकर है, सवाल इस देश की सुरक्षा को लेकर है। शारदा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को यहाँ रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो तीखे सवाल इस देश की सुरक्षा को लेकर जरूर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।